हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया बी इतिहास विषय में मेरे पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटिश शासनकाल से पहले भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें ज़मीन पर किसानों का अधिकार था और सरकार को फसल का एक भाग मिल जाता था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाएं प्रारंभ की। मुख्य रूप से भू राजस्व की 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटका में लागू किया गया। महलवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व नीति क्या थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व की ठेकेदारी प्रथा को अपनाया, जिसे इजारदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उसमें अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम पंचवर्षीय ठेके की प्रणाली को अपनाया। सबसे पहले अधिक बोली लगाने वाले को भूमि की ठेके पर दी जाती थी, लेकिन इस प्रणाली में भू राजस्व में अस्थिरता आ गई। प्रत्येक वर्ष वसूल की गई राशि की मात्रा भिन्न भिन्न होती थी। इसके बाद भू राजस्व की वार्षिक प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन यह व्यवस्था भी असफल रही। इजारेदारी व्यवस्था में जमींदारों पर भूमि का स्वामित्व स्थायी होने के कारण वह उधारों पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण भू राजस्व की नई प्रणालियाँ प्रारंभ हो गई। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त। इजारेदारी प्रथा के कारण बंगाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इस व्यवस्था से किसानों की दशा शोचनीय हो गई। भूमि को ठेके पर देने के कारण जमींदारी किसानों को अधिक से अधिक लगान वसूल करते थे। दूसरी ओर कंपनी को भी भू राजस्व अपर्याप्त मिल रहा था, अतः कंपनी ने भू राजस्व करने का प्रयास किया करा था अतः कंपनी ने भू राजस्व सुधार करने का प्रयास किया। इस कार्य हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान व्यवस्था के संबंध में सर जॉन शोरे तथा जेम्स ग्रांट से विचार विमर्श किया तथा उन्होंने कहा कि बंगाल में 1/3 भाग में जंगली जानवर रहते हैं या जंगल में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए ये और भी जो है सोचनीय विषय हो गया और उसके लिए जो है प्रयास करना बहुत ही आवश्यक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जमींदारों और लगान वसूल करने वालों को हमेशा के लिए भूमि का मालिक बना दिया गया और स्थायी तौर पर एक ऐसी राशि तय कर दी गई जो सरकार को दे सके। जमींदारों को स्वामित्व की पैतृकता हस्तांतरण बना दिया। दूसरा है जमींदारों के न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। तीसरा, जमींदारी तथा उनके रैयत के बीच संबंधों के बारे में जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया गया, परंतु जमींदारों से कहा गया कि वे अपनी रैयत के पट्टे देंगे। इन पट्टों में जमींदारों और किसानों के संबंधों का उल्लेख होता था। यदि कोई जमींदार अपनी किसानों को दिए गए पट्टों का उल्लंघन करेगा तो किसानों को उसके विरुद्ध जमींदारों के विरुद्ध न्यायालय में जाने का पूर्ण अधिकार होगा। फिर आपको चौथा पॉइंट बताती हूँ कि जमींदार अपने हिस्से का लगान देता रहेगा तब तक उसकी भूमि छीनी नहीं जाएगी, परंतु इसके निर्धारित लगान जमा नहीं कराया तो उसकी भूमि का कुछ भाग लगान की वसूली के लिए सरकार बेच सकती है, मतलब ये सेलेबल है, बेच सकती है। अगर किसी जमींदार से प्राप्त लगान की रकम कृषि सुधार अथवा प्रसार या किसान से अधिक रकम लगाने के कारण राजस्व की रकम बढ़ा दी जाती है या बढ़ी हुई रकम का जमींदारों के पास रखने का अधिकार दे दिया गया। छठा है, जमींदारों से लिया जाने वाला लगान सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस बंदोबस्त से जो है क्या क्या लाभ थे। सबसे पहला है हाँ, इसके जो है लाभ बताती हूँ मैं आपको कि राज्य की आय में वृद्धि हुई, सरकार को प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हुई। दूसरा है स्थायी रूप से लगान का निर्धारण। इस व्यवस्था से पूर्ण जो प्रणाली प्रचलित थी उसमें बार बार लगान निर्धारण करना पड़ता था, इससे धन तथा समय दोनों ही नष्ट होता था, परंतु अब स्थायी रूप से लगान निश्चित हो जाने के बाद लगान निर्धारण करने का उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई तथा कंपनी को भी निश्चित आय प्राप्त होने लगी थी। अब कंपनी को पता चल गया कि भूमि को लगान से उसकी प्रतिवर्ष कितनी आय होने वाली है। तीसरा है स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों का एक ऐसा वर्ग प्राप्त हुआ जिसकी अर्थ सरकार के साथ जुड़े हुए थे तथा हर स्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार थे। अब जमींदार वर्ग ब्रिटिश सरकार का स्थायी स्वामी भक्त हो गया। इस वर्ग ने कंपनी का सदैव समर्थन किया।
चौथा है वाणिज्य व्यापार का विकास। स्थायी बंदोबस्त से अधिक उत्पादन होने लगा, जिससे उद्योगों की स्थापना भी होने लगी। फिर मैं आपको बताती हूँ पांचवा पॉइंट कि जमींदार वर्ग को न्यायिक कार्य से मुक्ति भी मिल गई। अब उन्होंने जो है अब उन्हें अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने का पूरा टाइम भी मिल गया, और उनको जो है उत्तरदायित्व और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व से मुक्ति भी मिल गई। अब अपना सारा ध्यान कृषि की उपज बढ़ाने में लगे हुए थे। अब उनका टाइम नहीं वेस्ट होता था, कहने का मतलब ये है। और श्री R.C. दत्ता ने लिखा है कि यदि किसी राष्ट्र की समृद्धि और प्रसन्नता से उसकी वृद्धि एवं सफलता की कसौटी समझा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी समारोह सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था। फिर है वार्षिक प्रबंध में लगे अनेक कर्मचारी भूमि प्रबंध से कार्य से मुक्त भी हो गए। फिर मैं आपको बताती हूँ इस व्यवस्था से हानियाँ क्या थी। सबसे पहले हानि थी कि कृषकों को हितों की उपेक्षा हुई। दूसरी है राष्ट्रता को आघात पहुंचा, क्योंकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जो कि अंग्रेजों का स्वामी भक्त था। इससे सोसाइटी जो है, समाज जो है, दो भागों में बट गई थी या डिवाइड हो गई थी वो। तीसरा है जमींदारी वर्ग का विलासी जीवन होना। अब जमींदार ने क्या किया, अपने लगान वसूल करने के लिए एजेंटों को नियुक्त कर दिया। हाँ, अब उन्होंने जो है इस व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए अपने एजेंटों को नियुक्त कर दिया, और स्वयं जो है बड़े ऐश और विलासीपूर्ण जीवन जीने लगे, क्योंकि किस सालों से उनका कोई लेना देना नहीं था। फिर लास्ट पॉइंट है कि राज्यों की भाषा हितों की अपेक्षा, मतलब ये है कि लगान स्थायी तौर पर निश्चित कर देने से जमींदारों की आय में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन राज्य की आय निश्चित हो गई। इस व्यवस्था से राज्य की भावी हितों की उपेक्षा की गई। धन्यवाद। अगला वीडियो में मैं आपको अगला पॉइंट बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।